हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सीरीज का ये 6वां प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि हम अभी डे जो है 9 का प्रश्न जो अभ्यास सीरीज का है, जिसमें हम पीवाईक्यू को लगाते हैं, पीवाईक्यू के अभ्यास कराते हैं, उसका मैं डिस्कशन दोपहर में डाल चुका हूँ। ठीक, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो है प्रश्न में जो है कुछ पूछा गया था कि बाध्यताएं, इसका मतलब ये होता है कि चुनौतियां, कमियां उसकी क्या हैं, और मैंने वहाँ पर संदेह बता दिया था। तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शब्दावली समझने में भी प्रॉब्लम, मतलब समझ के मैंने लिखा है तो आप देख ही रहे होगे, लेकिन बताने में हो सकता है कहीं पर मैंने उसकी जगह पर उसको बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सीरीज का 6वां प्रश्न है। इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे। प्रश्न 5 तक हम करा चुके हैं, डे 6 का है। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने दिया है कि आप अगर चाहो तो, चाहो क्या मतलब करना ही चाहिए आपको। प्रैक्टिस 7 मैंने दे दिया, आप इसको जो है अपने मन से लिखना, और फिर मैं जो प्रश्न जैसे डिस्कस करता हूँ वैसे आप लोग इसको प्रश्न को देख लेना। ठीक है, तो मेरे गणित का हिस्सा सर्वप्रथम पाठ्यक्रम होता है, और पीवाईक्यू हम कर ही रहे हैं, और पाठ्यक्रम हमें देखना चाहिए। तो प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न कहाँ से है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों माना जाता है या क्यों कहा जाता है। ठीक, तो ये सिलेबस का किस पार्ट से हमें टच होता हुआ दिखता है, तो आप लोगों को इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो है सिलेबस के कहाँ पर है। तो आप जब भी कभी ऐसी दिक्कत आए तो तुरंत आपको जो है सिलेबस देखना। तो ये पहला जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, यहीं पर ही भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो ये चीज यहां से जो है आपका जो प्रश्न पूछा गया वो यहां पर इससे जुड़ रहा है या टच हो रहा है। ठीक, तो हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को जो है यहां पर कुछ मैंने जो है इसको प्रश्न को एक साथ लगा दिया है। तो जिन बच्चों के जो एंड्रॉयड मोबाइल जो है छोटे आकार के हैं, उनको हो सकता है कि इसमें दिखने में समस्या हो। तो वो लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएं कि अगर उनको समस्या होती है तो हम फिर जैसे पहले लाते थे वैसे ही लाएंगे। मतलब अभी आज भी मैं वैसे ही लाया हूं, अगर उसमें हो तो वैसे भी लगा दूंगा। वैसे भी मैं उसको कोशिश करूंगा कि वैसे ही लगा दूं कि जिस बच्चों को दिक्कत हो तो यहीं पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकता है एक ही जगह पे। ठीक, बाकी आप लोग देखिए इतनी मेहनत करके सीरीज लाई जाती है, तो आप लोग ना कोई कमेंट आता है और ना किसी प्रकार का कोई सपोर्ट दिखता है। तो अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर मैं जो है इसको यहीं पर बंद कर दूंगा। ठीक है, और आगे मैं जो है अपना मेंटरशिप में मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ काम करता रहूँगा। यहाँ पर क्यों मैं बेवजह अपना समय व्यर्थ करूँगा। आप लोगों के लिए 2-2 3-3 घंटे खर्च करने पड़ते हैं मुझे पीपीटी बनाने, लगाने और लिखने में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों माना जाता है, जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा जीवन है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम भी बदलते रहते हैं, वैसे संविधान भी बदलता रहता है। जैसे आपने देखा कोई सामाजिक परिवर्तन हुआ, ठीक, समाज में कोई आर्थिक परिवर्तन हुआ, कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कोई सांस्कृतिक परिवर्तन हो, तो उसके अनुसार संविधान में भी देखा जाता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है क्या। जैसे हमने देखा कि महिलाओं को जो है आरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए, SC ST वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए, OBC को आरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। तो हमने बीच बीच में जब संविधान संशोधन करके बीच बीच में उसमें संविधान में उन चीजों को जोड़ दिया। इसी तरह से जो है हमें भी मतलब जो संविधान में जोड़ दिया, तो इसी को हम कहते हैं कि जीवंत दस्तावेज है। मतलब संविधान जो है स्थायी नहीं है, एक जगह रुका नहीं है, वो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे मनुष्य बदलता रहता है, मनुष्य का जीवन, समाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजें बदलती रहती है, वैसे समाज इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, मतलब संविधान में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए इसको जीवन दस्तावेज कहते हैं। तो मैंने प्रश्न को समझा, आपने भी समझ लिया होगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। अब इस प्रश्न में कैसे लिखना है प्रश्न को, तो मैंने यहाँ पर इसकी भूमिका डाली कि सबसे पहले आपको भारतीय जो संविधान है वो दस्तावेज क्यों है, जीवन दस्तावेज क्यों है, तो उसके बारे में बताना है कि हमारा संविधान कैसा है, गत्यात्मक है कि स्थायी है। इस तरह से आपको कुछ शब्दों को लेकर के लिखना है। मैंने इस भूमिका को ऐसे बना करके लिखा हुआ है। आप चाहो तो ये भूमिका इतनी बड़ी बड़ी मैं इसलिए दे देता हूँ कि आप लोग इनसे कंटेंट अपने हिसाब से, भाई 3-4 बार जब पढ़ोगे तो इसका 20% 30% ही आपके पास बचेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। फिर उसका मुख्य बॉडी में, मेन बॉडी में आपको लिखना है कि दस्तावेज मानने के, मतलब यहाँ पूछा गया ना माना जाता है, तो मानने के विभिन्न पहलू, क्या क्या पहलू हो सकते हैं। फिर आप उपयुक्त जो चीजें बताई हैं उसी के आधार पर छोटा सा निष्कर्ष दे देना है, हो जाएगा प्रश्न कंप्लीट। ठीक,
तो हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। भारतीय संविधान नियमों का स्थायी समुच्चय न होकर बल्कि गत्यात्मक साधन है। मतलब स्थायी नहीं है, गत्यात्मक मतलब आप देखते हो ना कि कोई चीज बदलती रहती है, मतलब निरंतर चल रही है। जैसे नदी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, ठीक, तो वो एक तरीके से परिवर्तित होती जा रही है, तो गत्यात्मक क्रिया है, ठीक, मतलब गत्यात्मक साधन है जो भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं, ठीक, ये शब्दावलियां आपको उम्मीद करता हूं पता होंगी, आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित होता रहता है। संविधान के लागू होने से लेकर वर्तमान समय तक इसमें 106 बार, अब देखिए हमको ये भी, अब एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको संविधान का नॉलेज है, आप वर्तमान की जो प्रासंगिकता है संविधान की उसको भी समझ रहे हैं। तो 106वां संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, तो 106वां संविधान संशोधन तक की बात आपने यहां पर डाल दी, लिख लिया ना कि वर्तमान तक इसमें 106 बार संशोधन हो चुके हैं, जो इसकी बदलती प्रकृति और जीवन दस्तावेज को दिखाता है, ठीक। मैंने ये आपको डाल करके बताने की कोशिश करी, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं, जीवन दस्तावेज मानने का कारण क्या है, ठीक, मानने का कारण क्या है। तो इसमें क्या है, संशोधन की प्रगति, मैंने हेडिंग डाली, यहां डैश दिया। फिर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे आपकी डिमांड है भारतीय संविधान में या मतलब समाज में, भारतीय समाज में ये मांग है कि किसी महिलाओं को या महिलाओं के ग्रुप को या समूहों को जो आरक्षण की आवश्यकता है, मतलब संसद में जो संसद और विधानसभा उसमें आरक्षण की आवश्यकता है, तो महिलाओं को, उदाहरण महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिया गया। ये देखो सामाजिक परिवर्तन यहां दिख रहा है। फिर क्या है, सामाजिक बदलाव की मांग, यहां पर अनुच्छेद 21 में संशोधन निजता के अधिकार, पुट्टा स्वामीवाद आया था 2017 में, वहां पर भी कुछ बदलाव हुए, तो सामाजिक बदलाव की मांग को लेकर के यहां पर निजता के अधिकार को शामिल किया गया। उदाहरण पुट्टा स्वामीवाद मैंने डाल दिया यहीं पर, ठीक। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन या वैश्विक प्रभाव कैसे दिखता है कि मान लो कोई जो है वैश्विक समूह, जैसे यूएन ने कोई बदलाव किया और हमें लगता है कि उसको भी हमारे देश के संविधान में शामिल करना चाहिए, जैसे पर्यावरण के कुछ नियम है, उन चीजों को, तो हम भी उसमें भी संविधान संशोधन कर देते हैं। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड में कोई परिवर्तन होता है और भारत को इसकी आवश्यकता महसूस होती तो संशोधन किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर आप लोग समझ जाना ये, क्योंकि भाई पूरा सेंटेंस लिखने में काफी समय ले लेता है, काफी समय का मतलब जगह ले लेता है, तो मैं उसको कम जगह के लिए थोड़ा थोड़ा सा समझाने की कोशिश, ऐसे तुम लिख सकते हो। उदाहरण स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, रियो घोषणा 1992, इसकी भी बात हमने करी, यहाँ पर तुरंत डाल दिया, वो समझ जाएगा एग्जामिनर की इतनी बात, ठीक। फिर न्यायपालिका के द्वारा नई नई व्याख्याओं, जैसे न्यायपालिका को समय समय पर लगता है कि यार संविधान में ये चीज बदलनी चाहिए, ये चीज जोड़नी चाहिए, ठीक है, तो वो जैसे केशवानंद भारती वाद आपने देखा होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे में का विकास हुआ, क्योंकि न्यायपालिका को लगा कि नई नई व्याख्या होनी चाहिए, उसके आधार पे समाज में देखा कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है, तो उसने जो पिछले आपने निर्णय दिए उस पर सुधार कर दिया संविधान पे। फिर हमने थोड़ा सा निष्कर्ष डाला कि भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालता रहता है। जो भारतीय संविधान है यह लचीला, प्रगतिशील एवं गतिशील होने के कारण एक जीवंत दस्तावेज कहलाया जा सकता है, ये कहलाया जाता है। ये मैंने अपने मन से निष्कर्ष बनाने की कोशिश करी, ठीक। तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से जो है आप मुझसे बेहतर लिख सकते हो, केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप प्रैक्टिस करते करते आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे कि जो है आराम से आपका मेंस निकलेगा। और इतना भी अगर अच्छे से आपने प्रश्न को लिख दिया ना डिमांड के अनुसार, निश्चित है आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। लगभग अगर आपका 250 का पेपर होता है, 250 में आपको कम से कम 100 से 120 नंबर आराम से मिलेंगे, ठीक। इतने की कोशिश आपको करनी, हर पेपर में इतना बना के चलना है। हालांकि फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप अगर मेहनत करोगे तो उसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक। फिर क्या है, भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, ये कल के लिए प्रश्न है, आप प्रैक्टिस करना इसकी जाकर के, ठीक। तो भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अब आपको यहां जाना है तो पहले देखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हम जाकर के पढ़े, तो गूगल से या लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है, उनको जाकर के आप पढ़िए, या जहां पर से जिस सोर्स से आपको पढ़ना वो सोर्स से आप जाकर के इस प्रश्न की व्याख्या करिए, पढ़िए जाकर के, ठीक। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहोगे तो प्रश्न बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और
आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा, क्योंकि ऐसे अगर काम चलेगा तो फिर जो है आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और यूट्यूब में देखिए, आप खुद समझ रहे हैं कि सब जो है लालच के चक्कर में अपना अपना पेड ग्रुप चलाते हैं उत्तर लेखन के लिए। मैं यहाँ पर आपको फ्री में उत्तर लेखन करा के दे रहा हूँ, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और यही मैं अगर पेड कर देता तो आप सब लोग जो है 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार होते और खूब उत्तर लेखन, और मैं झूठ ही तुमको उत्तर लेखन कराता रहता। लेकिन यहाँ पर जो है यूट्यूब में मैं आप सोच रहा हूँ हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो आप लोग जो है किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं करते हो। चलिए, हमारा काम करना है, हम करते रहेंगे। आप लोग अगर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं फिर। धन्यवाद।